हेलो फ्रेंड्स, कल हमने चैप्टर 13 में क्वेश्चन किए थे। तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 11 था कि जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं वो लार्ज एनिमल्स के मुकाबले अपहिल मूवमेंट या अपहिल रनिंग ज़्यादा कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो उसका आंसर मैंने बताया था कि बी है, कि जो एफिशिएंसी मसल की एफिशिएंसी होती है लार्ज एनिमल्स में वो कम होती है स्मॉल एनिमल्स के मुकाबले। तो ये आंसर गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन, कि जो स्मॉलर एनिमल्स होते हैं उनका मेटाबॉलिक रेट हायर होता है। तो आप ये सही कर लीजिएगा, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आज हम क्लास 12 वाली चैप्टर 14 इकोसिस्टम, इसके जो नीट के क्वेश्चन हैं वो आज हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 नीट 2019 में ये पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज जनरली इन्वर्टेड। इनमें 4 प्रकार के पिरामिड्स दिए गए हैं। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड इन्वर्टेड होता है। तो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है कि जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जो बायोमास का पिरामिड होता है वो इन्वर्टेड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, फोर्थ ऑप्शन, पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ सी। समुद्र में जो बायोमास का पिरामिड होता है वो जनरली इन्वर्टेड होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो प्रोड्यूसर होते हैं वो फाइटोप्लांक्टन होते हैं और कंज्यूमर होते हैं जूप्लांक्टन। तो जो फाइटोप्लांक्टन है यानी प्रोड्यूसर हैं वो जूप्लांक्टन के मुकाबले बहुत ही कम हैं। जूप्लांक्टन उनमें ज़्यादा होते हैं और फाइटोप्लांक्टन्स कम होते हैं, इसलिए जो पिरामिड बनता है ये इन्वर्टेड बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 नीट 2018 में पूछा गया है। निच क्या है? निच एक वह तरीका होता है या फिर वह प्रोसेस होता है जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म उसका जो इकोसिस्टम है या उसका जो हैबिटेट है उसमें फिट होता है। तो पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑल द बायोलॉजिकल फैक्टर इन द ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट। किसी भी ऑर्गेनिज्म के एनवायरनमेंट के जो बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं उन्हें निच कहते हैं, गलत है। द फिजिकल स्पेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव, जिसे हैबिटेट भी कह सकते हैं। तो निच में हैबिटेट तो आती है, लेकिन सिर्फ निच को केवल हम हैबिटेट से डिफाइन नहीं करेंगे, बल्कि हैबिटेट में निच वह तरीका होता है जिसके द्वारा कोई ऑर्गेनिज्म अपने हैबिटेट में या अपने इकोसिस्टम में फिट होए। तो बी भी गलत ऑप्शन है। सर सी, द रेंज ऑफ टेम्परेचर दैट द ऑर्गेनिज्म नीड्स टू लिव, ये भी गलत है। डी, द फंक्शनल रोल प्लेड बाय द ऑर्गेनिज्म वेयर इट लिव्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म जहाँ रहता है वहाँ पर जो वह फंक्शनल रोल प्ले करता है उसको हम निच कहते हैं। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि अपने हैबिटेट में अपने इकोसिस्टम में जब कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई रोल प्ले करेगा तभी तो वो अपने हैबिटेट में फिट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ये निच की डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 नीट 2018 में ये पूछा गया है। व्हाट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वुड ऑब्टेन विद द फॉलोइंग डाटा। नीचे डाटा दिया गया है, इस डाटा से हम कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड बनेगा ये हमें बताना है। इसमें दिया गया है सेकेंडरी कंज्यूमर 120 ग्राम, प्राइमरी कंज्यूमर 60 ग्राम और प्राइमरी प्रोड्यूसर 10 ग्राम। तो हमें पता है किसी भी इकोलॉजिकल पिरामिड में सबसे पहले प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर। तो सबसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर 10 ग्राम, ये है प्रोड्यूसर। उसके बाद आएंगे प्राइमरी कंज्यूमर 60 ग्राम, इसे हम थोड़ा ज़्यादा बना देंगे क्योंकि ये 60 ग्राम है और ये 10 ग्राम है, यह है प्राइमरी कंज्यूमर। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर 120 ग्राम, इससे थोड़ा बड़ा बना देंगे। तो ये किस तरीके का बन रहा है? नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो ये एक इन्वर्टेड पिरामिड है। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। ये बायोमास का एक इन्वर्टेड पिरामिड है, उल्टा पिरामिड है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। ये हमने देख भी लिया कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 नीट 2018 में ये पूछा गया है। इसमें क्या कहा गया? मैच द आइटम गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इन कोड में से हमें कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है, फिर इन कोड से हमें करेक्ट आंसर जो है सिलेक्ट करना है। पहला कॉलम फर्स्ट में देखें तो यूट्रोफिकेशन होता है लेक की नेचुरल एजिंग हो जाना, क्योंकि उसके वाटर में न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट होने लगता है। तो इसमें देखें हम न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट थर्ड में आ रहा है, तो ए का ऑप्शन थर्ड। अगर हमें आंसर सही सही देखें तो एक ही ऑप्शन करने से हमें पता लग गया कि इसका आंसर है थर्ड, क्योंकि ए का थर्ड सिर्फ इस वाले ऑप्शन में दिया गया है, ए का थर्ड। बाकी इस फिर देखें हम बी का फोर्थ, सैनिटरी लैंडफिल वेस्ट डिस्पोजल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर देखें सी का फर्स्ट, स्नो ब्लाइंडनेस
अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन से होती है, और डी का सेकंड जो हम कल्टीवेशन डिफोरेस्टेशन करता है। तो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। एक ऑप्शन करने से ये हमें पता लग गया। क्वेश्चन नंबर 5 नीट 2017 में ये पूछा गया है। विच इकोसिस्टम हैज़ द मैक्सिमम बायोमास। 4 इकोसिस्टम दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कौन से इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा बायोमास होगा। तो क्या ग्रासलैंड इकोसिस्टम में बायोमास तो होता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, पॉन्ड इकोसिस्टम में थोड़ा कम होता है, लेक इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम अगर हम देखें तो फॉरेस्ट में बड़े बड़े पेड़ होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, सर्ब्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं। तो अगर हमें देखने से ही पता लग गया कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा बायोमास होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 6 नीट 2016 फेज फर्स्ट में ये पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपियर एज द पायनियर ऑर्गेनिज्म ऑन बेयर रॉक्स। तो पायनियर ऑर्गेनिज्म क्या होती है? पायनियर ऑर्गेनिज्म में स्पीसीज होती हैं या वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी बेयर एरिया को इन्वेड करते हैं। कोई बंजर जमीन है, उस पर जो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म आएंगे उन्हें हम कहेंगे पायनियर ऑर्गेनिज्म। तो इसमें पूछा गया कि जो बेयर रॉक्स होते हैं, बंजर रॉक्स जो होते हैं, उन पर सबसे पहले ऑर्गेनिज्म कौन से आते हैं। तो ये जो बंजर ऑर्गेनिज्म पे आएंगे सबसे पहले लाइकेंस। तो लाइकेंस इज द करेक्ट आंसर। बेयर रॉक्स पे सबसे पहले लाइकेंस आएंगे, ये हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 नीट 2016 फेज फर्स्ट में ये पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। तो इन चारों में से कौन सा फीचर क्रॉपलैंड इकोसिस्टम का फीचर है, ये हमें बताना है। क्रॉपलैंड इकोसिस्टम वह इकोसिस्टम होता है जिसमें हार्वेस्टिंग के लिए क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है। हार्वेस्टिंग के लिए जैसे व्हीट हो गई, राइस हो गया, शुगर केन हो गया, ये सब क्रॉपलैंड इकोसिस्टम में आते हैं। तो क्या उनमें अब वीड्स अब्सेंट होंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता, वीड्स तो हर जगह ही होते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन उनमें होगा। अब जो क्रॉपलैंड इकोसिस्टम होता है उसकी जो स्पीसीज़ होती हैं, क्या उनमें धीरे धीरे चेंज होता है? उनमें नहीं होता, तो ये भी गलत ऑप्शन है। अब्सेंस ऑफ सोइल ऑर्गेनिज्म, ये तो सोइल ऑर्गेनिज्म तो होते ही हर जगह ही। तो डी लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी। ऐसा इसलिए है क्योंकि क्रॉपलैंड इकोसिस्टम में हम व्हीट उगाते हैं, मेज, राइस, तो उनमें जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो बहुत ही कम दिखाई देती है। जो वाइल्ड वेराइटीज़ होती हैं, वाइल्ड हैबिटेट होते हैं, वहाँ पर जेनेटिक डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। तो क्रॉपलैंड इकोसिस्टम में जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होगी, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 नीट 2016 फेज फर्स्ट में ये पूछा गया है। द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय। जो इकोसिस्टम टर्म था वो किसने दिया था? करेक्ट आंसर डी एजी टेंसली। एजी टेंसली ने इकोसिस्टम टर्म दिया था, हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 नीट 2016 फेज सेकंड में ये पूछा गया है। द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ द डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट इकोसिस्टम आर। जो डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट होते हैं समुद्र की बहुत ज़्यादा गहराई में, उनमें जो प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं? तो डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट में प्राइमरी प्रोड्यूसर होंगे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करते हैं? जो इनके चारों तरफ, इनके आस पड़ोस में जो भी विसिनिटी में इनवर्टिब्रेट्स होंगे उनको ये खाना फूड प्रोवाइड कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 AIPMT 2015 में ये पूछा गया है। मोस्ट एनिमल दैट लिव इन डीप ओशनिक वाटर्स आर। ज़्यादातर एनिमल जो डीप ओशनिक वाटर, ओशन का जो वाटर होता है उसकी गहराई में रहते हैं, गहरे पानी में रहते हैं, वो क्या होते हैं? तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। वो होते हैं डेट्रिटिवोर्स। डेट्रिटिवोर्स यानी जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स पर फीड करते हैं। ये भी हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओशनिक वाटर में डेट्रिटिवोर्स होंगे जो डीप ओशनिक वाटर्स में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 AIPMT 2015 में ये पूछा गया है। ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन के दौरान क्या होता है? सबसे पहले जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, मान लीजिए कोई एक गिवन एरिया है, तो उस गिवन एरिया में जितनी भी स्पीसीज़ होंगी, स्पीसीज़ की कंपोजिशन होगी, उन स्पीसीज़ में धीरे धीरे चेंज आना और वो चेंज हमें दिखाई दे, उसे कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। द नंबर एंड टाइप ऑफ एनिमल रिमेन कॉन्स्टेंट। गलत है। द चेंज लीड टू ए कम्युनिटी। चेंज तो हो रहा है कम्युनिटी में, दैट इज इन नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट एंड इज कॉल्ड पायनियर कम्युनिटी। ये तो नहीं हो सकता।
सी द ग्रेजुअल एंड प्रिडिक्टेबल चेंज इन स्पीसीज कंपोजिशन अकर्स इन ए गिवन एरिया। किसी भी गिवन एरिया की जो स्पीसीज कंपोजिशन है उनमें धीरे धीरे और प्रिडिक्टेबल चेंज आना वो इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है। यही इसकी डेफिनेशन है और यही करेक्ट आंसर है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सिंपल इसकी डेफिनेशन पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ पेयर्स हैव करेक्ट कॉम्बिनेशन। इनमें से हमें बताना है कौन से ऑप्शन में ये दो पेयर्स दिए गए हैं, ये दोनों ही पेयर मतलब करेक्ट हैं। तो इससे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें याद रखना है कि जो या फिर जिन न्यूट्रेंट का जो न्यूट्रेंट होते हैं उनका साइकिल गैसेस फॉर्म में होता है, वो है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जो ये चार न्यूट्रिएंट्स हैं इनका जो साइकिल चलेगा वो गैसेस साइकिल चलेगा। और कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनका साइकिल सेडिमेंट्री चलता है, जैसे फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये हमें याद रखना है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सल्फर। सल्फर एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसका गैसेस रूप में भी साइकिल हो सकता है, न्यूट्रिएंट साइकिल, और सेडिमेंट्री रूप में भी हो सकता है। तो सबसे पहला ऑप्शन गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल, नाइट्रोजन एंड सल्फर। जो नाइट्रोजन और सल्फर का साइकिल होता है वो गैसेस होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि सल्फर का गैसेस भी हो सकता है और सेडिमेंट्री नाइट्रोजन का तो होता ही है गैसियस। दूसरा सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल कार्बन एंड फॉस्फोरस, लेकिन ये गलत है क्योंकि कार्बन क्या है, कार्बन में गैसेस साइकिल हो रहा है, फॉस्फोरस में सेडिमेंट्री। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। बी देखते हैं, गैसेस न्यूट्रिएंट साइकिल सल्फर और फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में क्या है, सेडिमेंट्री है, यह भी गलत ऑप्शन है। तीसरा गैसेस न्यूट्रिएंट साइकिल कार्बन एंड नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन में गैसेस न्यूट्रिएंट साइकिल हो रहा है, ये सही है। दूसरा सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल सल्फर एंड फॉस्फोरस, सल्फर में सेडिमेंट्री भी हो रहा है, बिल्कुल सही है, और फॉस्फोरस में सेडिमेंट्री भी हो रहा है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ये करेक्ट ऑप्शन है। बाकी डी भी देख लेते हैं, गैसेस न्यूट्रिएंट साइकिल कार्बन एंड सल्फर सही है, सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल नाइट्रोजन में होता है गैसियस। तो हमारा आंसर है सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 AIPMT 2014 में पूछा गया है, इफ 20 जूल ऑफ एनर्जी इज ट्रैप्ड एट प्रोड्यूसर लेवल पर 20 जूल एनर्जी ट्रैप की गई, देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू पीकॉक एज फूड इन द फॉलोइंग चैन। ये नीचे फूड चैन दी गई है, इसमें हमें बताना है अगर प्लांट ने 20 जूल एनर्जी ट्रैप की तो पीकॉक के पास कितनी जाएगी। तो हमने 10% लो पढ़ा है कि प्रोड्यूसर ने कोई एनर्जी ट्रैप की, उसका 10% जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर में, फिर प्राइमरी कंज्यूमर का 10% जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर में, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर का 10% जाएगा पीकॉक पे। तो प्लांट ने कितनी की, 20 जूल का 10% कितना होगा, 2 जूल होगा, 2 जूल का 10% होगा 0.2 जूल, और 0.2 जूल का 10% होगा 0.02 जूल। तो सबसे पहले 20 जूल प्लांट के पास, माइस के पास पहुंची 2 जूल, स्नेक के पास पहुंची 0.2 जूल, और पीकॉक के पास पहुंची 0.02 जूल। तो ए इज द करेक्ट आंसर। इसे निकाल के भी देख सकते हैं, जैसे स्नेक के पास तो पहुंची थी 0.2 जूल, तो 0.2 का 10%, 10/100 इंटू 0.2, तो 0.02, क्योंकि ये एक डिवाइड में 0 है, यहाँ पर एक 0 और लग जाएगी, एक डेसिमल इधर खिसक जाएगी। तो ये हमारा आंसर, इस तरीके से हम ये निकालते हैं। 13 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14 AIPMT 2014 में पूछा गया, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सबसे पहले अर्थवॉर्म इनमें से मतलब किससे जुड़ा हुआ है, क्या पाइनोर स्पीसीज से, डेट्रिटिवोर से, नेटेलिटी से, या पोलिनेशन से। हमें पता है अर्थवॉर्म डेट्रिटिवोर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर क्या करता है, फीड करता है। तो ए का सेकंड अगर हम देखें तो सिर्फ डी में दिया गया है, बाकी ए में ए का फर्स्ट दिया गया है, बी में फोर्थ और इसमें थर्ड। तो डी का सेकंड, एक ऑप्शन करने से ही हमें इसका आंसर पता लग गया कि डी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी हम और इससे कर सकते हैं। अर्थवॉर्म डेट्रिटिवोर से, फिर बी का फर्स्ट दिया गया है सक्सेशन पाइनरी स्पीसीज में, क्योंकि सबसे पहले पाइनरी स्पीसीज आएगी, फिर और स्पीसीज आएंगी।
ऐसे ही इकोलॉजिकल सक्सेशन होता रहेगा। सी का फोर्थ इकोसिस्टम सर्विस, पोलिनेशन एक इकोसिस्टम सर्विस है। डी का थर्ड पॉपुलेशन ग्रोथ किससे जुड़ी हुई है, नेटेलिटी से, बर्थ रेट से। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 AIPMT 2014 में ये पूछा गया है। गिवन बिलो इज ए सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ फॉस्फोरस साइकिल। नीचे एक फॉस्फोरस साइकिलिंग का सिंप्लीफाइड मॉडल दिया गया है, जैसा एनसीईआरटी में बिल्कुल सेम टू सेम है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। तो इसमें 4 ब्लैंक दिए गए हैं ए से डी तक, ये ब्लैंक हमें फिल करने हैं। तो हमने जब फॉस्फोरस साइकिल पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो रॉक होते हैं वो फॉस्फोरस का नेचुरल रिजर्वर होते हैं, भंडार होते हैं। सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस रॉक में पाया जाएगा। और हमने पढ़ा था कि जो फॉस्फोरस साइकिल था वो ऐसे चल रहा था नीचे से ऊपर की तरफ, वो चल रहा था बी से इधर, फिर ऐसे, फिर यहाँ से सी से कुछ डी पर जा रहा था, कुछ कंज्यूमर पर, फिर ऐसे, इस तरीके से ये चल रहा था। तो बी सबसे पहले हम बी पर क्या है, जो इसका नेचुरल भंडार है रॉक। तो बी हम देखें, बी ऑप्शन में रॉक किस में दिया गया है, इसमें डेट्रिटस ये नहीं हो सकता, प्रोड्यूसर, रॉक मिनरल्स और इसमें लीटर। तो सी ऑप्शन में रॉक मिनरल्स दिया गया है, तो बी में क्या आ गया, रॉक मिनरल्स। तो इससे ही हमें पता लग गया कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी है। तो इसको कर लेते हैं हम। सबसे पहले रॉक मिनरल्स बी में, यहाँ से रॉक मिनरल्स है, इसका नेचुरल भंडार है। रॉक से फिर वो सोइल बनेगी, सोइल सॉल्यूशन में जाएगी फॉस्फोरस, कुछ फॉस्फोरस उससे निकल जाएगी, कुछ फॉस्फोरस को सी पर, यहाँ पर आता है प्रोड्यूसर, सी ऑप्शन है प्रोड्यूसर, कुछ उस फॉस्फोरस को प्रोड्यूसर अपटेक कर लेंगे। फिर प्रोड्यूसर से वो कुछ कंज्यूमर के पास जाएगी, कंज्यूमर से फिर वो जाएगी डेट्रिटस के पास। तो ए ऑप्शन है डेट्रिटस। और यहाँ पर डी दिया गया है, डी का है यहाँ पर लिटरफॉल, यानी कुछ फॉस्फोरस प्रोड्यूसर से डायरेक्टली लीटर के रूप में डेट्रिटस के पास चली जाएगी। तो सी हमारा ऑप्शन है बी में रॉक मिनरल्स, और ए में क्या है डेट्रिटस, बी में रॉक मिनरल्स, सी में प्रोड्यूसर और डी में लिटरफॉल। क्वेश्चन नंबर 16 नीट 2013 में ये पूछा गया है। द नेचुरल रिजर्वियर ऑफ फॉस्फोरस इज, फॉस्फोरस का जो नेचुरल रिजर्वियर है, प्राकृतिक भंडार है, वो क्या है। अभी हमने ऊपर पढ़ा रॉक, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि फॉस्फोरस साइकिल में अभी हमने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 17 नीट 2013 में पूछा गया। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय। तो जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय, किसके द्वारा नए ऑर्गेनिक मैटर के बनने का रेट है, वो है कंज्यूमर। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। पहले होती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वो क्या है कि फोटोसिंथेसिस से प्रोड्यूसर कितना ऑर्गेनिक मैटर बना रहे हैं। फिर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कि कंज्यूमर कितना, कंज्यूमर का जो ऑर्गेनिक मैटर बना रहे हैं उसके फॉर्मेशन का रेट क्या है, उसे कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 नीट 2013 में ये पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इज करेक्टली डिस्क्राइब। इनमें डिकम्पोजिशन के दौरान जो प्रोसेस होते हैं उनका डिस्क्रिप्शन दिया है, तो हमें इनमें से बताना है कि कौन सा डिस्क्रिप्शन इनमें से सही है। पहला कैटाबोलिज्म, लास्ट स्टेप इन द डिकम्पोजिशन। क्या कैटाबोलिज्म डिकम्पोजिशन का लास्ट स्टेप होता है? ये नहीं होता है, क्यों होता है मिनरलाइजेशन। तो कैटाबोलिज्म क्या होता है ये भी देख लेते हैं कि जो बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, डेट्रिटस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में डिग्रेड कर देते हैं, तोड़ देते हैं, इसे कहते हैं हम कैटाबोलिज्म। तो पहला ऑप्शन गलत है। लीचिंग, वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट राइज टू द टॉप लेयर्स ऑफ सॉइल, ये गलत है क्योंकि वो टॉप लेयर्स पर नहीं जाता है। लीचिंग से क्या होता है, जो वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल के अंदर जाते हैं, अंदर वाले होरिजन पर जाते हैं। सी फ्रेगमेंटेशन कैरिड आउट बाय ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवॉर्म, इसमें फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो डेट्रिटिवोर्स होते हैं वो डेट्रिटस को स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं, और डेट्रिटिवोर्स क्या है, वो है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म डेट्रिटिवोर्स का एग्जाम्पल है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ ए डार्क कलर्ड सब्सटेंस ह्यूमस विच अंडरगोस माइक्रोबियल एक्शन एट ए वेरी फास्ट रेट। ह्यूमिफिकेशन में डार्क कलर सब्सटेंस ह्यूमस तो एक्यूमुलेट होता है, लेकिन वो माइक्रोबियल एक्शन उस पर बहुत फास्ट रेट से नहीं होता है। जो ह्यूमस होता है वो माइक्रोबियल एक्शन का रेजिस्टेंट होता है, माइक्रोबियल एक्शन उस पर होता ही नहीं, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो हमारा सही आंसर है सी, फ्रेगमेंटेशन। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।